everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को हमारे आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं इन आर बोर्ड एग्जाम्स या फिर इन जनरल आपके हाफ ईयरलीज हैं, प्री बोर्ड्स हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी ही है और आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर प्रेजेंटेशन हमारा कैसे होना चाहिए सो दैट हम फुल स्कोर कर सकें, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें, वही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आंसर प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो आंसर शीट मैंने इंसर्ट करी है ना, उसमें मेरी खुद की आंसर शीट भी है, क्योंकि मेरे क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे PCM तीनों में ही। तो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री की जो मेरी आंसर शीट है उसके कुछ जो पन्ने हैं वो इंसर्ट कर रखे हैं, वहीं की हेल्प से मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको अपने आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपको आपकी आंसर शीट कैसे मिली, तो मेरी जो आंसर शीट है वो ऑफिशियली अपलोड की गई थी, क्योंकि जो भी फुल स्कोर करता है उसकी आंसर शीट को अपलोड करा जाता है, तो मेरी आंसर शीट इसीलिए अपलोड करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने हमारे 3 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ पर डिटेल में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर हमारे पेड बैचेस का, ये क्या खुला, ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर हमारे पेड बैचेस का पार्ट बनना चाहता है तो वो इन तीनों बैचेस में से कोई भी बैच अपने लिए परचेस कर सकता है। प्रगति बैच का प्राइस है 341 रुपीज, उन्नति बैच का प्राइस है 2050 रुपये। नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? ठीक है, और अगर हम बात करें ये निपुण बैच की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 585 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 17% का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रगति बैच है ये सबसे सस्ता है, इसमें ई बुक्स आपको फ्री में मिल रही हैं, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं जो हम टीचर्स ने ही आप लोगों के लिए बना रखे हैं। उसके बाद निपुण बैच, ये हमारा मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। इस बैच में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं, वर्कशीट्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 15 सैम्पल पेपर्स हम यहाँ पर लाइव सॉल्व करने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं इसमें, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो बहुत कुछ आपको मिल रहा है और प्राइस सिर्फ आपको ये पे करना है पूरे साल के लिए। सिमिलरली जो उन्नति बैच है महापैक है, इसमें ये दोनों बैचेस आपको फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की लाइव क्लास हो रही है। इन दोनों में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पर लाइव क्लासेस हो रही हैं। 3D मॉडल का जो पूरा बैच है उसका फ्री में आपको एक्सेस मिल जाएगा, सारी ई बुक्स आपको फ्री में मिल रही हैं और इन दोनों के जितने फीचर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर क्लास 10th कैटेगरी में जाना है और ये तीनों बैचेस में से जो भी आपको सही लगता है उसको परचेस कर लेना है ये कोड लगा के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये हमारा है निपुण बैच और ये है उन्नति बैच। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे मन में वो ये है कि किस सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करें पेपर। तो हमारे सामने आ गया है, कौन से सेक्शन से शुरू करें। देखो सबसे पहले सारे सेक्शंस आपको देखने हैं, एनालाइज करने हैं। 15 मिनट का हम लोगों को यहाँ पर टाइम मिलता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 मिनट का आप लोगों को टाइम मिल रखा है, इसमें देखो कि कौन सा सेक्शन है जो आपको सबसे बेटर तरीके से आता है और स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके सही होने चाहिए, मतलब सारे आंसर्स आपको आते हैं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उस सेक्शन से स्टार्ट करना है। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली सेक्शन ए ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेक्शन ए के स्टार्टिंग के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं या उसमें से कोई एक क्वेश्चन है जिसमें आप डाउटफुल हो तो मत करो। सेक्शन बी आपने देखा सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो सेक्शन बी से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। बट अगर यहाँ के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं कुछ में आपको कंफ्यूजन है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट इसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो उस पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये है टॉपर की आंसर शीट, साइंस का ही ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भी देखो सेक्शन ए से ही स्टार्ट कर रखा है और डिटेल में सारा आंसर यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, नहीं, बट नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। नीट एंड क्लीन काम यहाँ पर कैसे होता है, तो यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा काम है।
सब कुछ जो भी लिखा हुआ है क्लियरली दिख रहा है, स्पेस बीच में छोड़ रखी है, हर आंसर को लिखने के बाद लाइन छोड़ रखी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो कुछ ज्यादा ही गैप हो गया, सिंपली आप यहाँ पर 2 लाइंस छोड़ सकते हो। ये मेरी ही आंसर शीट है क्लास 12th की, ठीक है, ये भी मेरी ही आंसर शीट है। तो यहाँ पर देखो काफी साफ सुथरा काम कर रखा है, इस तरीके से लिखा है कि टीचर को समझ में आए कि क्या लिखा है। डी ऑर्बिटल्स, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज जो भी चीजें लिखी हैं काफी अच्छे से लिखी हैं। पहली बात तो जो भी आप 2 वर्ड्स लिख रहे हो उनके बीच में स्पेस आपको डेफिनेटली छोड़नी है, जो मैंने यहाँ पर छोड़ रखी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो तो फिर आप दूसरे आंसर के लिए फिर लाइन छोड़ो, 2 लाइन आपको छोड़नी है, सो दैट क्लियरली दिखे टीचर को कि हाँ यार इस बच्चे ने कितने साफ तरीके से लिख रखा है, ठीक है। घिचपिच नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस तरीके की काटा फीटी मत करना बिल्कुल। अगर कुछ गलत लिख भी दिया है और आपको कट करना है तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे 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 कट कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली पेंसिल लेनी है, पेन से भी कट नहीं करना है, पेंसिल लेनी है और सिंपली ऐसे कट कर देना है, दैट इज इट, ठीक है। वैसे तो ट्राई करना कि ऐसी कोई मिस्टेक आप ना करो क्योंकि व्हाइटनर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर गलती हो भी गई है स्टिल तो पेंसिल से कट करना है, पेन से ऐसे 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 नहीं करना है, वो बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर। लाइंस आपको छोड़नी है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने आंसर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है तो 2 लाइंस उसके बाद छोड़ो, उसके बाद आंसर नंबर 2 आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, लाइंस आपकी छूटनी चाहिए, फिर प्रॉपर स्पेस भी होनी चाहिए बिटवीन द वर्ड्स, ये भी मैंने आपको शो कर दिया है। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पा रहे हो जो भी चीज लिखी हुई है उन वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस मैंने छोड़ रखी है। और मैंने क्या, आप किसी भी टॉपर की आंसर शीट देख लो, हर बच्चा ऐसे ही काम करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर आपने लिख दिए तो हाँ हमें समझ में आ जाएगा कि आपको आता है वो आंसर, आपको नॉलेज है। जैसे एस्टरिफिकेशन की मैं बात करूं तो वैसे तो आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, बट अगर मुझे ये 2 टर्म्स दिख गए कि अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हो रही है H2SO4 की प्रेजेंस में, एस्टर फॉर्म हो गया, दिस इज एस्टरिफिकेशन। आपने बस इतनी जो मेन चीजें हैं कि अल्कोहल, एसिड, एस्टर मुझे दिख गया और वो सल्फ्यूरिक एसिड दिख गया तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है और मैं फुल मार्क्स दे दूंगी। ऐसे ही हर टीचर काम करते हैं, इवन आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो जब मैं कॉपीज अगर चेक कर रही हूँ तो मुझे वो कीवर्ड्स दिखने चाहिए, बस अगर मुझे वो कीवर्ड्स दिख गए मैं समझ गई। क्योंकि आप खुद सोचो, एग्जामिनर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, 1000 कॉपीज उनके पास होती हैं, वो हर कॉपी में हर एक वर्ड इतने डिटेल तरीके से नहीं देखते हैं, इतना ज्यादा टाइम वो एक कॉपी को देते ही नहीं है। उन्हें बस कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, ये जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर उनको दिख गए वो समझ जाएंगे कि आपको नॉलेज है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जिसके उसमें कीवर्ड्स नहीं दिखे, उसने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हैं बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन ही नहीं करा, तो उसको फिर टीचर नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कीवर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, ये क्लास 12th का टॉपिक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, तो वो मैंने एक्सप्लेन करी है, बट जो कीवर्ड्स है ना वो मेंशन्ड है स्पेसिफिकली। जैसे यहाँ पर जो चीज पूछी गई थी, जो भी क्वेश्चन है, ये आपको अभी नहीं पता है बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी यहाँ पर पूछा गया है उसमें मेन कीवर्ड ये है, खाली डी ऑर्बिटल्स। तो वो चीज यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है। टीचर ने अगर ये देख ली तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये आंसर सही है, यहाँ पर जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होगा मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को मेंशन करना है। अगर टाइम है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं कीवर्ड्स अंडरलाइन करने के चक्कर में लास्ट के जो 5-6 नंबर के क्वेश्चन है वही छूट जाए, तो ये कंपल्सरी नहीं होता है। दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अगर टाइम बच रहा है लास्ट में रिवीजन के टाइम पर, तब जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करो, अदरवाइज मत करो, छोड़ दो। बट कीवर्ड्स लिखे हैं तो बस हो गया वहीं पर तक हमारा काम, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद जो डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि 2 चीजें हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करो, तो हमेशा जो डिफरेंस है उसको टेबल में लिखना, और जो भी पॉइंट आपने लिखा है, जैसे यहाँ पर जो भी आपने पॉइंट लिखा है उसी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये वाला जो पॉइंट है ये 2 लाइन में खत्म हो गया
जबकि ये 3 लाइन में खत्म हुआ है। तो अब जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा वो यहाँ पर से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि यहाँ पर से ही आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये चीजें जो बिल्कुल बेसिक है ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, ये हमारे टॉपर की आंसर शीट है, उसने डिफरेंस लिखा, लाइन छोड़नी वैसे जरूरी नहीं है बट हाँ छोड़ोगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। फिर उन्होंने देखो ये 4th पॉइंट इस तरीके से लिख रखा है, यहाँ पर खत्म हुआ तो अब जो 5th पॉइंट स्टार्ट होगा इधर पर से शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। हमेशा डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेबल में ही बनाने हैं, टेबल में ही लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर डेफिनेशन आई है किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की डेफिनेशन आ सकती है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो जो भी एग्जाम्पल आपको उससे रिलेटेड याद है जरूर मेंशन करना। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मेरे काफी सारे मार्क्स कटे थे और मैंने हमारे टीचर से पूछा था आपने मेरे मार्क्स क्यों काटे, डेफिनेशन तो मैंने सही लिखी है, तो उन्होंने कहा आपने एग्जाम्पल मेंशन नहीं करे हैं। तो वहां पर से ये चीज मैंने अपने दिमाग में बैठा ली थी कि जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जा रही है तो उसके साथ एग्जाम्पल भी मेंशन करने हैं। तो ऑलवेज मेंशन सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बट याद है तो जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। अगर मैं साइंस की बात करूं तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख दिया। ठीक है, फिर जो हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मेंशन करा, फिर आपने वैल्यूज पुट करी, फिर आपने फाइनल आंसर लिखा। उस आंसर को डब्बे में भी इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, और जो भी यूनिट है एसआई यूनिट उसको भी अच्छे से मेंशन करना है। आपका न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अगेन मेरी ही आंसर शीट है, तो यहाँ पर गिवन जो चीजें गिवन है लिख दिया। ठीक है, बता भी दिया कि ये क्या है। फिर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज पुट करी, आंसर लिख दिया। ठीक है, आंसर में यूनिट भी मेंशन करनी है तो यहाँ पर यूनिट भी प्रॉपरली मेंशनड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगेन ये वाली टिप भी बता दी है दैट यू हैव टू मेंशन द यूनिट्स। अगर आपने बस 27 लिख दिया तो आपका आधा नंबर तो यहीं पर कट गया। अगर मान लो ये किलोग्राम था, आपने ये मेंशन नहीं करा तो यहाँ पर आधा नंबर एग्जामिनर कट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट्स जरूर से जरूर मेंशन आपको करनी है। इसके अलावा जो आपका रफ वर्क है वो आप लास्ट शीट पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस शीट में आंसर लिख रहे हैं, यहीं पर एक रफ कॉलम बनाते हैं और यहीं पर XYZ इनका गंदा सा रफ वर्क चल रहा होता है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर सुंदर सा काम है और यहाँ पर गंदा सा काम है, तो जो हमारी शीट है वो अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो इसीलिए जो रफ वर्क होता है वो आप लास्ट शीट में करो और उसके बाद जब आपने लास्ट पूरी शीट में रफ वर्क कर लिया है इस तरीके से, ठीक है, फिर उसको इस तरीके से कट कर दो। ठीक है, बस समझ में आ गया? तो बस यार हो गया। बस इतनी सिंपल चीजें आपको फॉलो करनी है और आपके फुल नंबर पक्के हैं। ऑब्वियसली देखो, अगर फुल मार्क्स चाहिए हैं तो मैटर तो आपकी नॉलेज करती ही है, बट बहुत सारे बच्चों में नॉलेज होती है फिर भी नंबर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? उनको आंसर प्रेजेंटेशन ही नहीं आता, वो स्टेप वाइज चीजें लिखते ही नहीं है। मैथ्स में स्टेप वाइज हमें आंसर्स लिखने होते हैं, स्टेप्स लिखने होते हैं, वो लिखते ही नहीं है। एंड आई वाज वन ऑफ देम। ठीक है, मैं क्लास 10 तक क्या करती थी, क्योंकि मुझे इतनी मैथ्स पसंद थी और मेरे को होता था, मैं देखती थी क्वेश्चन और मेरे को आ जाता था, तो मैं स्टेप्स ही खा जाती थी, जिसकी वजह से मेरे काफी सारे नंबर कटते थे। फिर मुझे टीचर्स ने बैठा के समझाया कि अंजलि नहीं, हर स्टेप को मेंशन करना जरूरी है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये नहीं कि तुमको आता है तुमने आंसर लिख दिया, हर स्टेप मेंशन करना है। तो ये सारी चीजें आपको भी फॉलो करनी है। ये जितनी चीजें मैंने बताई है ना, ये जब मैंने फॉलो करी तब जाके मेरे 100 नंबर आए। ऐसा नहीं कि बचपन से मैं पैदा हुई और मैं 100 में खेल रही थी, नहीं, मेरे आज तक जिंदगी में कभी 100 नंबर नहीं आए थे जब तक मैं क्लास 10th में नहीं गई, सॉरी क्लास 12th में नहीं गई। क्लास 12th में पहली बार नहीं, एक्चुअली 11th में भी आ चुके थे, बट हाँ 10th तक नहीं आए थे। 10th तक मेरे किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए ही नहीं कभी। एंड आई वाज ऑलवेज लाइक कि मेरे को फुल मार्क्स चाहिए एक बार, बट वो नहीं आए। मैंने क्या कर दिया, हाँ, तो मेरे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये टिप्स मैं फॉलो ही नहीं करती थी। बट जब से मैंने ये टिप्स फॉलो करना शुरू करा है, मेरे फुल मार्क्स आते ही गए हैं। 11th में आए थे मैथ्स में और किसी सब्जेक्ट में नहीं आए, बट हाँ 12th में बोर्ड एग्जाम में मेरे PCM तीनों में 100 आए थे। तो दैट इज वेरी वेरी गुड, है ना। और वो क्यों आए, कैसे आए, वो सब बता दिया है। तो यार इस वीडियो को लाइक भी करना है, आप सभी लोगों को शेयर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर के जैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, एक स्टूडेंट के जैसे एक्सप्लेन करा है। जिस तरीके से मैं पढ़ती थी, जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने स्कोर करा, वो सब कुछ शेयर करा है। तो एज अ टीचर नहीं, एज अ मेंटोर, एज अ दीदी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं। तो लाइक बनता है, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।